हेलो बच्चा पार्टी सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री डी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आज हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले डिप्रेशन मतलब कम होना, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, कोई भी चीज का फ्रीज होना यानी जमना। कोई भी चीज कब जमेगी? हो सकता है वो लिक्विड से कौन से फेस में जा रही हो, सॉलिड फेस में जा रहे हो, तो उसका टेम्परेचर आप सोच के देखो, कम होगा या ज्यादा। जैसे आप बर्फ भी जमती है, तो बर्फ जमती कौन से क्या टेम्परेचर होता है उसका? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बॉयल होने का टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर किसी चीज को हीट करना है, किसी चीज को बॉयल करना है, तो हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है? उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तभी जाके क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है उसका। लेकिन अगर किसी को भी लिक्विड फेस से सॉलिड फेस में, यानी किसी चीज को अगर आपको जमाना है, सॉलिड फेस में ले जाना है, तो उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा। वही बात है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेस इज इक्वल टू द इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेस। यानी जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी चीज बॉयल कब होती है? जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। लेकिन अब क्या है, अगर किसी चीज को फ्रीज करना है, यानी उसका वेपर प्रेशर जो लिक्विड फेस में है, वो किसके बराबर होना चाहिए? जो वेपर प्रेशर है उसका सॉलिड फेस में। यानी अगर मान लो कोई लिक्विड फेस का प्रेशर, आप वेपर प्रेशर आपका यहाँ है और सॉलिड का यहाँ है, सॉलिड का कम होगा क्योंकि उसको जमाना है, तो सॉलिड का यहाँ है, तो अब इसको ऊपर नहीं, वेपर प्रेशर का कम करना है, तभी जाके वो क्या होगा? सॉलिड फेस के बराबर आएगा। यानी टेम्परेचर को क्या करेंगे हम? कम करेंगे। टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? सॉलिड फेस के वेपर प्रेशर के। तभी जाके वो क्या हो जाएगा? आपका फ्रीज हो जाएगा। तो वही बात है कि जब तक टेम्परेचर किसका, लिक्विड फेस टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना है, तो जो आपका लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर होगा वो किसके भी इक्वल आ जाएगा? सॉलिड फेस के वेपर प्रेशर से। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये बात ऑब्वियसली है, अब तक हम इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है ज्यादा, और अगर उसमें हम कोई सोल्यूट को ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम। तो अब सोचो, पहले वेपर प्रेशर इतना था, अब वेपर प्रेशर ऑलरेडी इतना है, यानी मुझे टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा ताकि जो लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर है और जो सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाए? आपस में मैच हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी जाके क्या होगा? लिक्विड किस में बदलेगा? आपके सॉलिड फेस में। तो वही बात है कि मेरा नॉन वोलेटाइल सॉलिड या सोल्यूट अगर आप ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। अब उसको सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको अचीव होगा, और ओवरऑल जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है आपका? फिर डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें भी एक डेरिवेशन है छोटी सी, तो मान के चलते हैं, जैसे अभी आपको पता ही है कि जब प्योर सॉल्वेंट की बात होती है तो हम नोट लगा देते हैं, और अगर आप कोई लेटर ऑन आपने कुछ ऐड किया है, सोल्यूट ऐड किया है उसके अंदर, तो हम उसको एक नॉर्मल TF, अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट में TB नाम दिया था, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या नाम देंगे? TF। अब ये देखो कि आपका इनिशियली टेम्परेचर ज्यादा था, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा था, और फाइनल में आपका जाते जाते वो टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल होगा। तो अब क्या किया, हमें क्या निकालना है? चेंज निकालना है कि ओवरऑल चेंज आया कितना उसके अंदर, कितना वेपर प्रेशर का डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना डिक्रीज हुआ। उसका चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल स्टेज। तो हमने इनिशियल पे क्या माना कि उसका कितना टेम्परेचर था, कितना वेपर प्रेशर पे? T0F, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का है। जब सोल्यूट को ऐड किया तो कितना आ गया? TF। अब सिमिलरली जो बॉइलिंग पॉइंट में था कि एक्सपेरिमेंटली जो TF की वैल्यू कैलकुलेट की है वो किसके बराबर है? आपके मोलैलिटी के बराबर। तो मोलैलिटी हमको पता है क्या है, क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है। सेम जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में अपने बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में किया था। तो यहाँ पे KF की जो यूनिट है वो क्या होती है, जो हमने कल भी देखी थी केबी में, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब जो KF है उसके बहुत सारे नाम है, हो सकता है आपको जब न्यूमेरिकल में दिया जाए तो ऐसा कह दें कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो आपको पता ही ना हो कि KF को ही क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या फिर हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या हो सकता है मोलर डिप्रेशन
कांस्टेंट। जैसे हमने कल क्या किया था कि सोल्यूट को नंबर 2 दिया था और सोलवेंट को नंबर 1 दिया था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और फिर डिवाइड बाय क्या था, सोलवेंट इन केजी। तो हमने सोल्यूट के जो लास्ट लेक्चर में लिया था कि नंबर 2 हमने सोल्यूट को दिया और सोलवेंट को नंबर 1 दिया। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास के लिए हमने डिनोशन क्या दी थी, W2, मॉलिक्यूलर मास के लिए हमने डिनोशन दी थी M2। फिर आपका W1 क्या है, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, अगर ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका किसकी वैल्यू निकल गई, एम की। अब उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो एम की वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। अब एम है तो W2 बाय में M2, अब ये डिवाइड में तो ये नीचे आ गया, फिर W1 बाय में 1000, 1000 इसके डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आ गया 1000 और यहाँ पे क्या आ गया आपका W1। ये किसका फॉर्मूला निकल गया आपका, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें क्या होगा, कोई एक वैल्यू आपको अननोन होगी, बाकी सभी वैल्यू आपको दे रखी होंगी, आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, उस अननोन वैल्यू को। तो ये हमारा टॉपिक क्या था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो हम उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का आपको मोलिकुलर मास भी गिवन है, इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। यानी ये क्या है आपका सोलवेंट का मास और ये क्या है आपका सोल्यूट का गिवन मास। निकालना क्या है आपको, कैलकुलेट डेल्टा टीएफ, यानी चेंज कितना हुआ टेम्परेचर में, हमें वो निकालना है आपका। डेल्टा टीएफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, गिवन केएफ, केएफ की वैल्यू भी आपको दी हुई है, तो हमने लिख दिया। आपका सोल्यूट के लिए हमने क्या लिया था 2, तो W2 की वैल्यू क्या आ गई 5 ग्राम, मास सोल्यूट का क्या है मोलिकुलर मास M2 इक्वल टू 180, और आपको W1 किसका दिया हुआ है, सोलवेंट का मास, गिवन मास क्या है आपका 200 ग्राम। एक बार इनकी यूनिट भी देख लेते हैं, क्या है आपके जो केएफ की वैल्यू क्या है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आपको क्या यूनिट दे रखी है, देखो 1.86, तो आपको किसकी वैल्यू गिवन है, केएफ की वैल्यू। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, हम साथ साथ में उसकी यूनिट भी देख लेंगे। तो आपको पता है कि जो डेल्टा टीएफ है वो टेम्परेचर का चेंज है, तो केल्विन में या सेल्सियस में आएगा। हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, केल्विन की। तो देखते हैं क्या हमारा काटने के बाद भी केल्विन आता है। तो आपकी क्या वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो हमने लिख दिया केल्विन किलोग्राम, और मोल है तो पर मोल है उसको कहाँ लिख दिया, डिवाइड में। नेक्स्ट किसकी वैल्यू है W2, W2 की वैल्यू क्या है 5 ग्राम, 5 ग्राम इनटू में 1000, फिर क्या है M2, M2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 180 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल यानी वो भी डिवाइड में, तो वो कहाँ चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट क्या है आपका W1 200 ग्राम, तो इसका क्या आ गया ग्राम। अब देखो यहाँ पे आपका ग्राम से एक ग्राम कैंसिल हो गया, फिर आपका मोल से मोल कैंसिल हो गया। अब ये एक ग्राम, ये जो आपका ग्राम से ग्राम, ये क्या बच गया किलोग्राम, और ये क्या बच गया केल्विन, और यहाँ क्या बच गया ग्राम। अब इस ग्राम को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ किलोग्राम, क्या लिख सकती हूँ किलोग्राम। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया ऊपर 1000 से इसको डिवाइड कर रखा है, 1000 से ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए, फिर वो कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे ये ग्राम से ये किलोग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब आपका बचा क्या सिर्फ केल्विन, यानी डेल्टा टीएफ की वैल्यू किसमें आएगी आपकी केल्विन में। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा 0.258 केल्विन। अब आपका जो हमने कांस्टेंट पढ़े थे बॉइलिंग में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में, तो क्या था आपका फ्रीजिंग पॉइंट का केएफ और बॉइलिंग का केबी। कई बार इनसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको ये दो फॉर्मूले भी याद रखने हैं, इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपका देखो केएफ किसके बराबर होता है आर इंटू एम वन इंटू टी एफ का स्क्वायर डिवाइड बाय में 1000 डेल्टा फ्यूजन एच, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ फ्यूज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड फेज में जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी यूज होती है डेल्टा फ्यूजन एच वाली। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा उसके वेपराइजेशन बन रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी एंथैल्पी आएगी डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी किसकी वेपर वाली फेज की। फिर आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट। अब 1 हमने किसके लिए लिया था सोलवेंट के लिए, तो किसका मास है ये, किसका मोलर मास है ये सोलवेंट का। टीबी क्या है आपका सोलवेंट की जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा वो होगा प्योर सोलवेंट वाला है, यहाँ पे हमने नोट नहीं लगाया है, यहाँ पे ये प्योर सोलवेंट के बारे में बात कर रहा है। डिवाइड बाय में 1000, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आर किसकी वैल्यू है गैस कांस्टेंट, M1 किसकी वैल्यू है मोलर मास ऑफ सोलवेंट, टीएफ आपका फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सोलवेंट का किसमें केल्विन में, और टीबी क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सोलवेंट इन केल्विन। फिर फ्यूजन एच है क्या एंथैल्पी ऑफ हीट कौन सी वाली, जब आपका कोई चीज फ्यूज हो रही होगी। तो
ये किसका है? ये भी सोलवेंट का। तो यानी ओवरऑल किस पे डिपेंड करने वाला है? सोलवेंट पे, ना कि सोल्यूट पे। सोल्यूट पे कम डिपेंड करता है, आपकी केएफ और केबी की वैल्यू किस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं? सोलवेंट पे। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही थोड़ा सा बेसिक सा देख लेते हैं कि क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है डिफ्यूजन। आपने दो प्रोसेस पढ़ी होंगी कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन को हम किस तरीके से समझाते हैं कि जैसे मान लो आपकी मदर जो किचन में खाना बना रही है और आप कहीं दूसरे किसी दूसरे रूम में बैठे हो, तो उसकी खुशबू जो है खाने की, आपको ट्रेवल करते करते आपको पता चल जाता है कि खाना बन रहा है, तड़का लग रहा है, यानी कोई आपकी सब्जी बना रहा है। तो आपको पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके जो वो गैस के पार्टिकल थे उस खुशबू को आप तक ले आए। दैट इज योर डिफ्यूजन प्रोसेस। वहां पे कोई आपको कोई भी एक मेम्ब्रेन नहीं लगी, कोई भी आपको अलग से एक फेस नहीं लगाना पड़ा कि जिससे वो ट्रेवल करके आए। लेकिन जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसमें आपको क्या लगता है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज होता है। और दूसरा डिफरेंस होता है आपका डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है उसमें सोलवेंट और सोल्यूट दोनों ही मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। लेकिन डिफ्यूजन वाली प्रोसेस में क्या होता है? सिर्फ सोलवेंट मूव करता है। डायग्राम से हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो ऑस्मोसिस में देखो क्या होता है कि आपका जो साइड में ज्यादा होता है और जिस साइड में आपका कोई भी एक फेस है, लिक्विड फेस, मेनली ऑस्मोसिस लिक्विड फेस के लिए यूज होती है। तो मान लो कोई चीज इस इधर इतनी है, इधर इतनी है, ठीक है। तो अब इस चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करता है? ये वाला जो फेस है ये अपने आप को जैसे हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो ये नीचे जब तक चला जाएगा, जब तक जाता रहेगा, जब तक कि दोनों क्या नहीं हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं वो हर किसी को पास नहीं होने देती, सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को ही पास करने देती है, जिसमें कि वो सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल को पास करने देती है। जस्ट लाइक चौकीदार, अगर किसी आपकी कोई आपकी सोसाइटी है तो कोई भी अनजान इंसान नहीं आ सकता ना जब तक वो कोई ऐसा पहचान ना बताए। तो वो क्या काम करता है? एक छलनी का काम करता है कि किस किस को जाने देना है, किस किस को नहीं जाने देना है। तो ये सारी बातें जो हम सीखेंगे कि ऑस्मोसिस में आपके ऑस्मोटिक प्रेशर में जो आपके तीन चीज आएंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारा हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा देखेंगे। और होप सो आपका वांट ऑफ फैक्टर ही रह रहा है अब, और कोई टॉपिक आई थिंक नहीं रहा है। तो होप सो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।